नमस्कार दोस्तों, लर्न विथ आरजे में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ एडवर्टाइजिंग एंड सेल्स मैनेजमेंट के क्वेश्चंस को। आइए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, जब विज्ञापन किसी फर्म की छवि या प्रतिष्ठा बनाने के लिए होता है तो यह मामला है व्हेन एडवर्टीजमेंट इज टू क्रिएट एन इमेज और रेपुटेशन ऑफ द फर्म। इट इज अ केस ऑफ उत्पाद विज्ञापन, प्रोडक्ट एडवर्टीजमेंट, संस्थागत विज्ञापन, इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट, अनुस्मारक विज्ञापन, रिमाइंडर एडवर्टीजमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इंस्टीट्यूशनल एडवर्टीजमेंट यानी संस्थागत विज्ञापन जो है ये किसी फर्म की छवि या प्रतिष्ठा को बनाने के लिए किया जाता है। ठीक है, इंस्टीट्यूशन को फोकस किया जाता है इसमें। अगला प्रश्न है, वकालत विज्ञापन भी कहा जाता है। एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट इज आल्सो कॉल्ड। सपोर्टिव एडवर्टीजमेंट विज्ञापन का समर्थन करने वाला, रिपोर्ट एडवर्टीजमेंट यानी तालमेल विज्ञापन, कॉज एडवर्टीजमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा, कॉज एडवर्टीजमेंट। हिंदी इसकी गलत दी हुई है, इसे आप देख लीजिएगा। तो एडवोकेसी एडवर्टीजमेंट में क्या होता है कि किसी चीज़ को या किसी प्रोडक्ट को एडवोकेट किया जाता है कि भाई इस प्रोडक्ट को आपको यूज करना चाहिए। ठीक है, ये काज बताता है कि क्यों आप किसी प्रोडक्ट को, पर्टिकुलर प्रोडक्ट को यूज करें। अगला प्रश्न है, विच एडवर्टीजमेंट स्टेट्स ऑन द कंपैरेटिव फीचर ऑफ टू ब्रांड। किस प्रकार का विज्ञापन दो ब्रांडों की तुलनात्मक विशेषताओं पर जोर देता है। कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट तुलनात्मक, कम्प्लीमेंट्री एडवर्टीजमेंट निःशुल्क, नीच एडवर्टीजमेंट आला विज्ञापन, या नन ऑफ दीज। तो देखो, जब दो प्रोडक्ट का कंपैरिजन किया जाता है विज्ञापन में तो वो कंपैरेटिव एडवर्टीजमेंट यानी तुलनात्मक विज्ञापन कहा जाता है। अगला प्रश्न है, विच इज नॉट अ कमर्शियल एडवर्टीजमेंट। निम्न में से कौन सा व्यावसायिक विज्ञापन नहीं है। कंज्यूमर एड उपभोक्ता विज्ञापन, इंडस्ट्रियल एड औद्योगिक विज्ञापन, ट्रेड एड व्यापार विज्ञापन, या शॉर्टेज एड कमी विज्ञापन। तो देखो, कंज्यूमर एड, इंडस्ट्रियल एड और ट्रेड एड ये तीनों जो है कॉमर्स से संबंधित है ना, ये कमर्शियल एडवर्टीजमेंट होंगे। लेकिन शॉर्टेज एड किसी प्रोडक्ट की कमी है देश में या कहीं पे और उसके बारे में जानकारी देने के लिए कोई विज्ञापन दिया जा रहा है कि आप इस प्रोडक्ट को कम यूज कीजिए या इस प्रोडक्ट को आप जो है सही तरीके से यूज कीजिए। तो इस तरीके के शॉर्टेज एड जो है वो कमर्शियल एडवर्टीजमेंट में नहीं आएंगे, सोशल एडवर्टीजमेंट में आ जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, व्हेन मैन्युफैक्चरर, होलसेलर एंड रिटेलर जॉइंटली शेयर द एक्सपेंडिचर ऑफ एडवर्टीजमेंट इट इज कॉल्ड। जब निर्माता, थोक विक्रेता और खुदरा विक्रेता संयुक्त रूप से विज्ञापन पर होने वाले खर्च को साझा करते हैं तो इसे क्या कहा जाता है। संयुक्त विज्ञापन, ज्वाइंट एडवर्टीजमेंट, सहकारी विज्ञापन, कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट, प्रायोजित विज्ञापन, स्पॉन्सर्ड एडवर्टीजमेंट, या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, इसे कोऑपरेटिव एडवर्टीजमेंट कहेंगे, सहकारी विज्ञापन, क्योंकि मिलजुल कर रहे हैं ना सभी लोग खर्चों को शेयर, विज्ञापन भी मिलजुल कर हो रहा है। ठीक है, अगला प्रश्न है, व्हाट इज नॉट अ स्टेप इन एडवर्टाइजिंग कैंपेन। कौन सी चीज़ विज्ञापन अभियान में एक कदम नहीं है। बाजार विश्लेषण, मार्केट एनालिसिस, विज्ञापन के उद्देश्य को निर्धारित करना, डिटरमाइनिंग एड ऑब्जेक्टिव, विज्ञापन मीडिया का चयन करना, सेलेक्टिंग एड मीडिया, या माल की आपूर्ति, सप्लाई ऑफ गुड्स। तो देखो, एडवर्टीजमेंट करने के पहले आपको मार्केट की एनालिसिस करनी पड़ती है, एडवर्टीजमेंट क्यों करना है इसका ऑब्जेक्टिव भी निर्धारित करना पड़ता है, और एडवर्टीजमेंट के लिए किस मीडिया का यूज किया जाए वो भी सेलेक्ट करना पड़ता है। लेकिन सप्लाई ऑफ गुड्स का एडवर्टीजमेंट से डायरेक्टली कोई लिंक नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। यही पूछा है कि कौन सा एक स्टेप नहीं है एडवर्टाइजिंग कैंपेन में, तो सप्लाई ऑफ गुड्स कोई भी एडवर्टाइजिंग कैंपेन का कोई भी अंग नहीं है। अगला प्रश्न है, एक अच्छा आकर्षक वाक्यांश जो किसी विज्ञापन में बार बार प्रयोग किया जाता है और दोहराया जाता है इसे क्या कहते हैं। अ गुड कैची फ्रेज यूज्ड टू द रिपीटेड ऑफन इन द एन एडवर्टीजमेंट इज। आइडिया विचार, ब्रांड नाम ब्रांड का नाम, ट्रेडमार्क व्यापार चिन्ह, या स्लोगन नारे। तो देखो, एक
छोटे कैची फ्रेज को जिसे बार बार रिपीट किया जाता है उसे स्लोगन कहा जाता है। ठीक है, जैसे LIC का है ज़िंदगी के साथ भी ज़िंदगी के बाद भी। ठीक है, ये स्लोगन के रूप में जाना जाता है। अगला प्रश्न है USP स्टैंड फॉर। USP का मतलब क्या है? यूनिवर्सल सर्विस प्रोवाइडर, अपर सर्विस पोजीशन, यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन या नन ऑफ दीज। तो देखो USP का फुल फॉर्म होता है यूनिक सेलिंग प्रोपोजिशन, यानी वो विशेष तरीके की विशेषता, अद्वितीय विशेषता जो हमारे प्रोडक्ट में है किसी और के प्रोडक्ट में नहीं है, उसी को यूनिक सेलिंग प्राइस कहा जाता है। ठीक है, केवल प्रोडक्ट में ही नहीं, पूरे मार्केटिंग में कहाँ पे एक अलग चीज़ आपके मार्केटिंग कैंपेन में है वो USP है आपकी। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा विज्ञापन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए कोई पूर्व परीक्षण नहीं है? डैश इज नॉट अ प्री टेस्ट टू इवेल्युएट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। पोर्टफोलियो टेस्ट, कंज्यूमर जूरी मेथड यानी उपभोक्ता जूरी मेथड, रिकॉग्निशन टेस्ट मान्यता परीक्षण, या इनमें से कोई नहीं। तो देखो यहाँ पे पोर्टफोलियो परीक्षण यानी पोर्टफोलियो टेस्ट और कंज्यूमर जूरी मेथड, ये दोनों जो है प्री टेस्ट होते हैं, विज्ञापन की प्रभावशीलता को मापने के प्री टेस्ट ये दोनों माने जाते हैं। रिकॉग्निशन टेस्ट जो है ये प्री टेस्ट में नहीं आता है। ऑप्शन नंबर C आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डैश इज नॉट अ पोस्ट टेस्ट टू इवैल्यूएट एडवर्टाइजिंग इफेक्टिवनेस। विज्ञापन प्रभावशीलता का मूल्यांकन करने के लिए पोस्ट टेस्ट कौन सा नहीं है? रियल टेस्ट, असली परीक्षण, ओपिनियन रिसर्च, राय अनुसंधान, एसोसिएशन टेस्ट या पोर्टफोलियो टेस्ट। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर D आपका सही होगा। पोर्टफोलियो टेस्ट जो है वो प्री टेस्ट में आता है, अभी हमने देखा है, बाकी तीनों पोस्ट टेस्ट में आते हैं। ये प्री टेस्ट और पोस्ट टेस्ट है क्या? एडवर्टीजमेंट करने के पहले एडवर्टीजमेंट की इफेक्टिवनेस को पहले से यदि अंदाज लगाने के लिए टेस्टिंग की जाए उसकी, एडवर्टीजमेंट को चलाने के पहले, तो वो प्री टेस्ट होता है। उसके कई तरीके हैं, और यदि एडवर्टीजमेंट करने के बाद उसकी इफेक्टिवनेस कितनी रही इसको मापने के लिए टेस्ट किया जाए एडवर्टीजमेंट होने के बाद, तो वो पोस्ट टेस्ट होता है। तो ये तीनों ही पोस्ट टेस्ट के तरीके हैं। पोर्टफोलियो टेस्ट प्री टेस्ट का तरीका है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन एक उपभोक्ता प्रोत्साहन योजना नहीं है? विच इज नॉट अ कंज्यूमर प्रमोशन स्कीम। सैम्पल्स, ये तो है। एडवर्टाइजिंग मटेरियल्स, ये नहीं है। कूपन्स है, रिबेट है। तो उपभोक्ता प्रोत्साहन योजना में नमूने बांटे जाते हैं, कूपन दिए जाते हैं कि भाई 1000 का सामान खरीदिए 200 रुपये का कूपन ले जाइए। कुछ छूट दी जाती है कि 2 पे 1 फ्री या फिर 50% ऑफ। ठीक है, ये सब उपभोक्ता प्रोत्साहन की योजनाएं होती हैं। लेकिन विज्ञापन सामग्री जो है ये जनरली किसी होलसेलर, रिटेलर आदि को प्रोवाइड किया जाता है ताकि वो एडवर्टीजमेंट अपने ओर से ही करके कंज्यूमर को ज़्यादा आकर्षित कर पाए। तो ये कंज्यूमर प्रमोशन स्कीम नहीं होगी, डीलर प्रमोशन स्कीम होगी। अगला प्रश्न देखिए, इन व्हाट अपील्स आर इमोशनल। किसमें अपीलें इमोशनल होती हैं? कंज्यूमर प्रमोशन, एडवर्टाइजिंग, डीलर प्रमोशन या ऑल ऑफ दीज। तो देखो अपीलें हमेशा एडवर्टाइजिंग में इमोशनल होती हैं। लोगों को इमोशनल तरीके से चीज़ों के बारे में बताया जाता है ताकि इनके इमोशन को प्रभावित करके चीज़ें बेची जा सके। अगला प्रश्न है, व्हाट इज ऑल द रिटेन और स्पोकन मैटर इन अ एडवर्टीजमेंट एक्सप्रेस्ड इन वर्ड और सेंटेंस एंड फिगर्स डिजाइन टू कन्वे द मैसेज। किसी विज्ञापन में लिखित या बोली गई सभी बातें, शब्द, वाक्य और वाक्यांश या आंकड़ों में व्यक्त किया गया संदेश वो देने के लिए बनाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? मैटर, मामला, एड मीडियम, विज्ञापन माध्यम, एड कॉपी, विज्ञापन प्रतिलिपि या इनमें से कोई नहीं। तो देखो इसे कहते हैं एड कॉपी। एड कॉपी में क्या होता है कि एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड जितनी भी बातें होती हैं वो रिटेन या स्पोकन रूप में होती हैं, और मैटर को जो है एक्सप्रेस किया जाता है वर्ड में, सेंटेंस में और फिगर्स में। ठीक है, और इसे डिजाइन करने का ऑब्जेक्टिव क्या होता है कि मैसेज को सामने वाले तक पहुंचाया जा सके। अगला प्रश्न है, व्हाट रेफर टू डुप्लीकेटिंग द ब्रांड इमेज ऑफ वन प्रोडक्ट ऑफ प्रमोट अनदर प्रोडक्ट ऑफ द सेम ब्रांड।
किसका मतलब है कि एक ही ब्रांड के दूसरे उत्पाद को बढ़ावा देने के लिए एक उत्पाद की ब्रांड छवि की नकल करना। तो इसे हम कहते हैं सरोगेट एडवर्टाइजिंग। ठीक है, सरोगेट यानी मान लीजिए आप एक प्रोडक्ट बना रहे हैं, उसका एडवर्टीजमेंट आप नहीं कर सकते कोई वजह से, तो आप अपने ही ब्रांड के किसी और वस्तु का एडवर्टीजमेंट करके उसके ब्रांड वगैरह में कुछ ऐसा दिखा देते हैं जिससे सामने वाले को समझ में आ जाए कि ये दूसरे वस्तु का एडवर्टीजमेंट है। ठीक है, यानी किसी और चीज़ का एडवर्टीजमेंट आप कर रहे हैं, लेकिन आप फोकस कराना चाहते हैं कंज्यूमर का ध्यान किसी और प्रोडक्ट पे। जैसे इलायची का जो विज्ञापन आता है, बाबा इलायची हो गया या रजनीगंधा का इलायची हो गया, वो इलायची का विज्ञापन करके एक तरीके से अपने पान मसाला के प्रोडक्ट को प्रमोट करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, ऐसे ही मिनरल वाटर का प्रचार करके बहुत सारे लीकर ब्रांड हैं, वो अपने लीकर का प्रचार करने का प्रयास करते हैं। तो इस तरीके के विज्ञापन को सरोगेट एडवर्टाइजिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, प्रमोशन मिक्स इंक्लूड सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग एंड ऑप्शन नंबर सी आपका सही होगा, पब्लिसिटी। प्रमोशन मिक्स के 4 भाग होते हैं, सेल्स प्रमोशन, पर्सनल सेलिंग, एडवर्टाइजिंग और पब्लिसिटी। अगला प्रश्न है, कोलगेट इज ऑफरिंग स्कॉलरशिप वर्थ 1 लाख रुपीज टू इंडियन स्टूडेंट, दिस हाईलाइट। कोलगेट भारतीय छात्रों को 1 लाख रुपए की स्कॉलरशिप दे रहा है, यह क्या उजागर करता है? एडवर्टाइजिंग क्लटर, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, एडवर्टाइजिंग रिवॉल्यूशन या मास एडवर्टाइजिंग। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ये कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, ठीक है, व्यापार का सामाजिक उत्तरदायित्व, इसे प्रकट करता है कि कोलगेट कंपनी अपने उत्तरदायित्व को समझते हुए स्कॉलरशिप प्रोवाइड कर रही है। अगला प्रश्न है, हैंड रिटेन पोस्टर इन द 16th and 17th century which are considered to be forerunners of advertising is known as pamphlet, सिक्विस, बिलबोर्ड या ब्रोशर। 16वीं और 17वीं शताब्दी में हस्तलिखित पोस्टर, जिन्हें विज्ञापन का अग्रदूत माना जाता है, उनको क्या कहा जाता है? तो उनको सिक्विस कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा। अगला प्रश्न है, क्या किसी भी विज्ञापन या विपणन अभियान की नींव होती है? द डैश इज द फाउंडेशन ऑफ एनी एडवर्टाइजिंग और मार्केटिंग कैंपेन, रिसर्च, टारगेट सेगमेंट, क्रिएटिव ब्रीफ या मीडिया प्लानिंग। शोध, लक्ष्य विभाजन, रचनात्मक संक्षिप्त या मीडिया योजना। तो देखो, किसी भी एडवर्टीजमेंट का फाउंडेशन होता है क्रिएटिव ब्रीफ। क्रिएटिव ब्रीफ क्या होता है कि आप विज्ञापन को किस तरीके से प्रेजेंट करने के बारे में तैयारी कर रहे हैं, किस तरीके से क्रिएटिविटी आप अपने विज्ञापन में डालने वाले हैं, यही जो है एडवर्टीजमेंट का फाउंडेशन होता है। यदि क्रिएटिव ब्रीफ सही तरीके से तैयार कर लिया जाए तो विज्ञापन के इफेक्टिव होने की गारंटी है। अगला प्रश्न है, प्रिंटेड मैटर्स दैट रन ओवर द एज ऑफ द आउटडोर बोर्ड और अ पेज लिविंग नो मार्जिन इज नोन एज। मुद्रित सामग्री जो किसी बाहरी बोर्ड या पृष्ठ के किनारों पर बिना कोई मार्जिन छोड़े चलती है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे हम कहते हैं ब्लीड। अगला प्रश्न है, कौन पहली पूर्ण सेवा विज्ञापन एजेंसी बनी? विच बिकम द फर्स्ट फुल सर्विस एडवर्टाइजिंग एजेंसी। तो भारत में पहली जो फुल प्लेज एडवर्टाइजिंग एजेंसी थी वो थी NW अय्यर एंड सन्स। ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, अ कॉर्पोरेट यूनिट में प्रोवाइड इक्विपमेंट फॉर अ फेमस स्पोर्ट्स पर्सन और स्पोर्ट्स टीम इन एक्सचेंज ऑफ एडवर्टाइजिंग, ब्रांड मैनेजमेंट या प्रोडक्ट प्लेसमेंट। एक कॉर्पोरेट इकाई किसके बदले में एक प्रसिद्ध खिलाड़ी या खेल टीम के लिए उपकरण प्रदान कर सकती है? विज्ञापन, ब्रांड प्रबंधन या उत्पादन प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, ब्रांड। अगला प्रश्न है, समर्थन के परिणाम स्वरूप किसी कंपनी के ब्रांड या छवि के लिए बने संघों से लाभ प्राप्त करने के लिए किसका अधिक उपयोग किया जाता है? व्हाट इज मोर कॉमनली यूज्ड to derive benefit from the associations shaped for a company's brand or image as a result of the support? प्रोडक्ट प्लेसमेंट, उत्पाद प्लेसमेंट, एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, स्पॉन्सरशिप, प्रायोजन या ब्रांड मैनेजमेंट, ब्रांड का प्रबंधन।
यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा, स्पॉन्सरशिप, प्रायोजन। अगला प्रश्न है, संदेशों की श्रृंखला जो एक विचार और विषय को विभाजित करती है, जो एक एकीकृत विपणन संचार बनाती है, उसे कहा जाता है। सीरीज ऑफ मैसेज दैट डिवाइड अ सिंगल आइडिया एंड थीम विच मेक अप एन इंटीग्रेटेड मार्केटिंग कम्युनिकेशन इज नोन एज एडवर्टाइजिंग, विज्ञापन, एडवर्टाइजिंग रिसर्च, विज्ञापन अनुसंधान, एडवर्टीजमेंट कैंपेन, विज्ञापन अभियान, या प्रोडक्ट प्लेसमेंट, उत्पाद प्लेसमेंट। तो यहाँ पे आपका सही ऑप्शन होगा एडवर्टाइजिंग कैंपेन। एडवर्टाइजिंग कैंपेन में क्या होता है कि कई सारे ऐसी एक्टिविटीज़ को वन बाय वन, स्टेप बाय स्टेप किया जाता है, ताकि किसी मैसेज या आइडिया को इंटीग्रेटेड रूप से कई तरीके से सामने वाले व्यक्ति तक पहुंचाया जाए, ठीक है, और एक प्रोडक्ट के प्रति पॉजिटिव भावना बनाई जाए। अगला प्रश्न है, हु डिसाइड ऑन कंप्लेंट द जनरल पब्लिक इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफिशियल्स, कंज्यूमर ग्रुप्स एक्सेट्रा कंप्लेंट फ्रॉम वन एडवर्टाइजर अगेंस्ट एनदर। किसी सरकारी अधिकारी, उपभोक्ता समूहों आदि सहित आम जनता की शिकायतों, जिसमें एक विज्ञापनदाता की दूसरे के खिलाफ शिकायतों को किया जाता है, इस पर निर्णय कौन लेता है? तो देखो, इसके लिए कंज्यूमर कंप्लेंट काउंसिल बना हुआ है, सीसीसी कहते हैं। यहाँ पे आप किसी एडवर्टीजमेंट के खिलाफ या किसी एडवर्टाइजर के खिलाफ कोई स्टेप उठा सकते हैं, शिकायत कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, स्टेप लाइन एक ब्रिटिश शब्द है जिसका उपयोग इस नाम से जुड़े कम महत्वपूर्ण वाक्य के रूप में किया जाता है। अ स्टेप लाइन इज अ ब्रिटिश टर्म यूज एज एन लेस इम्पॉर्टेंट सेंटेंस अटैच टू द व्हाट नेम। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, ब्रांड नेम, यानी ब्रांड नेम के साथ अटैच करके लेस इम्पॉर्टेंट सेंटेंस को यूज किया जाता हो तो इस सेंटेंस को स्टेप लाइन नाम दिया जाता है। अगला प्रश्न है, परिवहन वाहनों के अंदर या बाहर विज्ञापन लगाना, इसे क्या कहेंगे? एरियल विज्ञापन, आउटडोर विज्ञापन, ट्रांजिट विज्ञापन, या वर्गीकृत विज्ञापन। प्लेसमेंट ऑफ एडवर्टीजमेंट इनसाइड और आउटसाइड ट्रांसपोर्टेशन व्हीकल इज नोन एज एरियल एडवर्टाइजिंग, आउटडोर एडवर्टाइजिंग, ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, या क्लासिफाइड। तो इसे हम कहते हैं ट्रांजिट एडवर्टाइजिंग, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मास मार्केटिंग इज अदरवाइज नोन एज, मास मार्केटिंग का दूसरा नाम क्या है? अविभेदित मार्केटिंग, अनडिफरेंशियल मार्केटिंग, विभेदित मार्केटिंग, डिफरेंशिएटेड मार्केटिंग, केंद्रित मार्केटिंग, कंसंट्रेटेड मार्केटिंग, या अनुकूलित मार्केटिंग, कस्टमाइज मार्केटिंग। तो मास मार्केटिंग को अनडिफरेंशिएटेड मार्केटिंग भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, व्हाट इज द नंबर ऑफ पीपल और हाउस होल्ड हु आर एक्सपोज टू अ मीडियम? किसे उन लोगों या घरों की संख्या के नाम से जाना जाता है जो किसी माध्यम से संपर्क में है? ऑडियंस, श्रोतागण, बाजार, मार्केट, लक्ष्य, टारगेट, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो देखो, जितने लोग किसी विज्ञापन माध्यम से जुड़े हुए होते हैं, संपर्क में होते हैं, उसे हम कहते हैं ऑडियंस। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, टोटल कवरेज बाय टेलीविजन एंड रेडियो ऑफ अ गिवन जियोग्राफिक एरिया इज नोन एज। किसी दिए हुए भौगोलिक क्षेत्र में टेलीविज़न और रेडियो द्वारा कुल कवरेज को क्या कहते हैं? ब्लैंक कवरेज, खाली कवरेज, ब्लैंकेट कवरेज, कंबल कवरेज, जीरो कवरेज, शून्य कवरेज, या नेशनल कवरेज, राष्ट्रीय कवरेज। तो किसी पर्टिकुलर एरिया में टेलीविज़न और रेडियो के द्वारा जितने लोग जुड़े हुए होते हैं उसे हम कहते हैं ब्लैंकेट कवरेज। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाए। अगला प्रश्न है, व्हाट इज अ इलाबोरेट बुकलेट यूजुअली बाउंड विथ अ स्पेशल कवर? क्या एक विस्तृत पुस्तिका है जो आमतौर पर एक विशेष आवरण से बंधी हुई होती है? लिफलेट, ब्रोशर, पंपलेट, या होर्डिंग। तो देखो, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आपका सही होगा, ब्रोशर। ब्रोशर एक बुकलेट की तरह होती है, ठीक है, और ऊपर एक कवर पेज लगा हुआ होता है, अंदर जो है कई पेज होते हैं जिसमें प्रोडक्ट के बारे में जानकारियाँ छपी हुई होती हैं। तो ये एडवर्टाइजिंग का चैप्टर हो गया। अब देखते हैं सेल्स प्रमोशन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ प्रमोशन मिक्स? निम्नलिखित में से कौन सा प्रमोशन मिश्रण का तत्व नहीं है?
एडवर्टीजमेंट, ब्रांडिंग, पर्सनल सेलिंग या सेल्स प्रमोशन। तो देखो ये तीनों तो पर्सनल सेलिंग, सेल्स प्रमोशन और एडवर्टाइजिंग, ये तीनों ही जो है प्रमोशन मिश्रण के तत्व हैं। ब्रांडिंग प्रमोशन मिश्रण में नहीं आता है, ठीक है। ये प्रोडक्ट स्ट्रेटेजी का ही एक अंग होता है, प्रमोशन मिक्स का ये अंग नहीं है। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द स्ट्रेटेजी ऑफ चूजिंग वन एट्रीब्यूट टू एक्सेल टू क्रिएट कॉम्पिटिटिव एडवांटेज इज नोन एज। प्रतिस्पर्धात्मक लाभ पैदा करने के लिए, उत्कृष्टता प्राप्त करने के लिए एक विशेषता को चुनने की रणनीति को कहा जाता है। अंडर पोजिशनिंग, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ओवर पोजिशनिंग या नन ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, यूनिक सेलिंग प्रपोजिशन, ठीक है। यूएसपी इसे कहते हैं। यूएसपी में क्या होता है कि अपने मार्केटिंग स्ट्रेटेजी के किसी एक पॉइंट को, जो सबसे बेहतर पॉइंट होता है, उसे चुन लिया जाता है और पूरा फोकस उसी पे लगा देते हैं, उसी चीज़ को प्रमोट करने पे लगा देते हैं और उसी को यूएसपी के रूप में जाना जाता है कि बाकी चीज़ों से क्या एक अलग बात है जो हमारे प्रोडक्ट में है या हमारे मार्केटिंग में है। अगला प्रश्न है, यूएसपी की अवधारणा किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? द कॉन्सेप्ट ऑफ यूएसपी वाज इंट्रोड्यूस बाई। तो ये रॉसर रिप्स के द्वारा प्रस्तुत किया गया था। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच एमंग द फॉलोइंग इज द पुल स्ट्रेटेजी। निम्न में से पुल स्ट्रेटेजी कौन सी है? पुल स्ट्रेटेजी क्या होता है? कस्टमर को अपनी ओर खींचने की स्ट्रेटेजी को पुल स्ट्रेटेजी कहते हैं। तो कंज्यूमर प्रमोशन जो है इसके लिए काम में लिया जाता है उपभोक्ता संवर्धन। इसके माध्यम से कस्टमर को अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास किया जाता है। अगला प्रश्न है, किस विज्ञापन अनुसूची में अभियान की प्रत्येक अवधि के दौरान विज्ञापन का उपयोग किया जाता है, लेकिन विज्ञापन की मात्रा समय समय पर काफ़ी भिन्न होती है? इन अ विच एडवर्टाइजिंग शेड्यूल एडवर्टाइजिंग इज यूज्ड ड्यूरिंग एवरी पीरियड ऑफ द कैंपेन, बट द अमाउंट ऑफ एडवर्टाइजिंग वेरीज कंसिडरेबली फ्रॉम पीरियड टू पीरियड। तो इसे पल्सिंग प्रणाली कहा जाता है, स्पंदन प्रणाली। इसमें क्या है, दिन भर एडवर्टीजमेंट आपका चलता रहता है, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पीरियड पे उसकी फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होती है, बाकी समय पे सामान्य फ्रीक्वेंसी में हल्का फुल्का विज्ञापन होता है। तो इसे पल्सिंग टेक्निक कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्केटर कैन इन्हेंस द कंज्यूमर्स एबिलिटी टू एक्सेस नॉलेज स्ट्रक्चर बाई। विपणक किसके द्वारा उपभोक्ताओं की ज्ञान संरचनाओं तक पहुंचने की क्षमता बढ़ा सकते हैं? यूजिंग लाउड म्यूजिक, यूजिंग कलरफुल एड्स, इम्प्लाइंग वर्बल फार्मिंग या रिपीटिंग ब्रांड इंफॉर्मेशन। तेज संगीत का उपयोग करना, रंगीन विज्ञापनों का उपयोग करना, मौखिक फ्रेमिंग का उपयोग करना या ब्रांड जानकारी दोहराना। तो कंज्यूमर तक पहुंचने के लिए, उसके नॉलेज को प्रभावित करने के लिए एम्प्लॉइंग वर्बल फार्मिंग यानी मौखिक फ्रेमिंग का उपयोग करना सबसे ज़्यादा प्रभावशाली होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, ऑल मार्केटिंग एक्टिविटीज दैट अटेम्प्ट टू स्टिमुलेट क्विक बायर एक्शन और इमीडिएट सेल्स ऑफ अ प्रोडक्ट इज नोन एज। स्पॉन्सरशिप, एडवर्टाइजिंग, पर्सनल सेलिंग या सेल्स प्रमोशन। यदि सभी विपणन गतिविधियां जो त्वरित खरीदार कार्रवाई या किसी उत्पाद की तत्काल बिक्री को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है, उसे हम बिक्री संवर्धन या सेल्स प्रमोशन के नाम से जानते हैं, ठीक है। मान लो डिस्काउंट दे दिया गया कि एक पे एक फ्री या 40% ऑफ, या फिर एक प्रोडक्ट के साथ किसी एडिशनल प्रोडक्ट को फ्री दिया जा रहा है, तो ये सब सेल्स प्रमोशन में आता है और ये तुरंत बिक्री को बढ़ाने में कारगर होता है। अगला प्रश्न है, एक डिटर्जेंट जो विज्ञापन करता है कि इससे कपड़े कितने साफ हो जाते हैं, ये उपभोक्ता की किन ज़रूरतों को पूरा करता है? अ डिटर्जेंट दैट इज एडवर्टाइज हाउ क्लीन इट गेट क्लॉथ इज अपीलिंग टू द विच कंज्यूमर नीड। फंक्शनल कार्यात्मक, सिंबॉलिक प्रतीकात्मक, बायोलॉजिकल जैविक या यूटिलिटेरियन उपयोगी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा, फंक्शनल, ठीक है।
क्योंकि डिटर्जेंट का काम क्या है, कपड़े की सफाई करना, और इसी को आप फोकस कर रहे हैं कि ये हमारा डिटर्जेंट कितने अच्छी तरीके से कपड़े को साफ कर देता है, यानी आप उसकी कार्यक्षमता को बता रहे हैं। तो ये फंक्शनल ज़रूरत को पूरा करने के लिए आप एडवर्टीजमेंट कर रहे हैं। अगला प्रश्न है, विचार को प्रतीकात्मक रूप में अनुवादित करने की प्रक्रिया किसके रूप में जाना जाता है? द प्रोसेस ऑफ ट्रांसलेटिंग थॉट इनटू अ सिंबॉलिक फॉर्म इज नोन एज। तो इसे हम इनकोडिंग कहते हैं। अपनी बातों को कुछ इस तरीके से कोड करना कि हम कह कुछ और रहे हैं और सामने वाले तक अर्थ वही पहुंच जाए, इसे इनकोडिंग कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्गरेट स्टीफेंस नोटिस द टेलीविजन कमर्शियल बिकॉज ऑफ द लाउड साउंड। दिस इज एग्जाम्पल ऑफ एक्सपोजर, इनवॉलेंट्री अटेंशन, नॉन वॉलेंट्री अटेंशन या वॉलेंट्री अटेंशन। यदि आपकी नज़र टेलीविज़न विज्ञापन पर तेज़ आवाज़ के कारण पड़ी तो ये अनैच्छिक ध्यान का उदाहरण होगा, ठीक है ना। इनवॉलेंट्री अटेंशन का उदाहरण हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पर इसका अर्थ है कि उपभोक्ता विपणक के संदेश के संपर्क में आते हैं। बाय डेफिनेशन व्हाट सिंपली मीन्स दैट कंज्यूमर कम इन द कॉन्टेक्ट विद द मार्केटर्स मैसेज, परसेप्शन, एक्सपोजर, अटेंशन या कम्प्रीहेंशन। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा। एक्सपोजर का मतलब होता है कि आपने जो भी एडवर्टीजमेंट किया उस एडवर्टीजमेंट के कांटेक्ट में कस्टमर आए, ठीक है ना। अगला प्रश्न देखिए, लैडरिंग इज अ मार्केटिंग रिसर्च टेक्निक दैट हैज बीन डेवलप्ड टू आइडेंटिफाई लिंक बिटवीन एट्रीब्यूट कंज्यूमर एंड वैल्यू, एटीट्यूड कंज्यूमर एंड वैल्यू, एट्रीब्यूट कंसिक्वेंसेज एंड वेरिएबल्स या एट्रीब्यूट कंसिक्वेंसेज एंड वैल्यूज। तो लैडरिंग एक विज्ञापन अनुसंधान तकनीकी है जिसके माध्यम से एट्रीब्यूट, कंसिक्वेंसेज एंड वैल्यूज के बीच के संबंधों की पहचान करने का काम किया जाता है। अगला प्रश्न है, टेलीविज़न विज्ञापन में निम्नलिखित में से कौन सी समस्या नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्रॉब्लम इन द टेलीविज़न एडवर्टाइजिंग? एस्केलेटिंग एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, ठीक है, विज्ञापन की लागत बढ़ती जा रही है, ये समस्या है। इरोजन ऑफ टेलीविज़न व्यूइंग ऑडियंस, टेलीविज़न देखने वाले दर्शक भी कम हो रहे हैं, ये भी बात सही है। बहुत सारे और प्लेटफार्म आ गए हैं जहाँ पे लोग चीज़ों को देख रहे हैं। सब्सटेंशियल ऑडियंस फ्रैक्शनलाइजेशन, दर्शकों का पर्याप्त विभाजन हो गया है, ये भी बात सही है। इनएबिलिटी टू अचीव इम्पैक्ट, ये बात सही नहीं है। ऐसा नहीं है कि टेलीविज़न का इम्पैक्ट अब ख़त्म हो गया है, ठीक है, टेलीविज़न का इम्पैक्ट अभी भी है, तो ये एक समस्या नहीं है। बाकी तीनों समस्याएं तो हैं टेलीविज़न विज्ञापन के साथ। अगला प्रश्न देखिए, मार्केटिंग इज अ प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग द पोटेंशियल कस्टमर इनटू एक्चुअल कस्टमर्स, प्रोस्पेक्टिव कस्टमर्स, मार्केटर्स या नन ऑफ द दीज। विपणन संभावित ग्राहकों को किस में परिवर्तित करने की प्रक्रिया है? तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही होगा कि एक्चुअल कस्टमर, यानी जो हमारे भावी ग्राहक हैं, पोटेंशियल कस्टमर हैं, उनको रियल कस्टमर में या एक्चुअल कस्टमर में बदलने की प्रक्रिया को हम मार्केटिंग कहते हैं। अगला प्रश्न है, मार्केटिंग इज अ डैश डैश प्रोसेस। विपणन एक किस प्रकार की प्रक्रिया है? गोल ओरिएंटेड, एक्सचेंज, सोशल या ऑल ऑफ दीज। तो देखो, विपणन जो है एक गोल ओरिएंटेड भी होता है, इसमें वस्तुओं की अदला बदली भी होती है, ये एक सामाजिक प्रक्रिया भी होती है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, ऑल फोर्सेज आर फैक्टर दैट अफेक्ट मार्केटिंग पॉलिसीज, डिसीजन एंड ऑपरेशन ऑफ बिजनेस कंस्टिट्यूट। किसी व्यवसाय की विपणन नीतियों, निर्णयों और संचालन को प्रभावित करने वाले सभी ताकत और कारक क्या कहे जाते हैं? मार्केटिंग मिक्स, विपणन मिश्रण, मार्केटिंग एनवायरनमेंट, विपणन पर्यावरण, मार्केटिंग कंट्रोल, विपणन नियंत्रण या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी सही होगा, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। ये यहाँ पे गलत छपा हुआ है, ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, मार्केटिंग एनवायरनमेंट। मार्केटिंग मिक्स में तो केवल पॉलिसी जाती हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है, मूल्य, उत्पाद, प्रचार और स्थान तत्वों का समूह बनाता है। द ग्रुप ऑफ एलिमेंट प्राइस, प्रोडक्ट, प्रमोशन एंड प्लेस कंस्टिट्यूट मार्केटिंग मिक्स। ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा।
मार्केटिंग मिक्स क्या है? विपणन की विभिन्न नीतियों का संगम है। 4 P's के बारे में आप जानते हैं, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस और प्रमोशन, और वही चीज़ पूछा है यहाँ पे। अगला प्रश्न है, द कंसेप्ट ऑफ मार्केटिंग मिक्स वाज डेवलप्ड बाई। विपणन मिश्रण की अवधारणा किसके द्वारा विकसित की गई थी? फिलिप कोटलर, स्टेपलेटन, NH बोर्डन या फिर अल्बर्ट WMD। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी होगा, NH बोर्डन। इन्होंने मार्केटिंग मिक्स की कंसेप्ट को सबसे पहले बताया था। अगला प्रश्न है, मार्केट वेयर गुड्स आर ट्रांजेक्टेड ऑन द स्पॉट और इमीडिएटली। बाजार जहाँ पे माल का लेन देन मौके पर या तुरंत किया जाता है उससे क्या कहेंगे? फ्यूचर मार्केट, स्पॉट मार्केट, परफेक्ट मार्केट या नॉन ऑफ दीज। तो उसे स्पॉट मार्केट कहेंगे, हाजिर बाजार। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मार्केट विच आर ऑर्गेनाइज एंड रेगुलेटेड बाय द स्टैट्यूटरी मेजर आर। तो इसे नियमित बाजार कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न है, मार्केट इन विच गोल्ड एंड सिल्वर आर सोल्ड इज कॉल्ड। जहाँ सोना चांदी बेचा जाता है उस बाजार को कहते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी सही होगा। सोना चांदी जहाँ पे बेचा जाता है उसे बुलियन मार्केट या सराफा बाजार कहा जाता है। अगला प्रश्न है, मार्केट वेयर मनी इज लैंड एंड बारोड। बाजार जहाँ पैसा उधार दिया जाता है और उधार लिया जाता है। मुद्रा बाजार, विदेशी मुद्रा बाजार, शेयर बाजार या इनमें से कोई नहीं। तो देखो, मुद्रा का उधार लेन देन मनी मार्केट में होता है, ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विपणन वातावरण है, मार्केटिंग इन्वायरमेंट इज। काफ़ी हद तक अनियंत्रित, लार्जली अनकंट्रोलेबल, तेज़ी से बदल रहा, चेंजिंग फास्ट, विपणन निर्णयों को प्रभावित करने वाला, इन्फ्लुएंसिंग मार्केटिंग डिसीजंस या उपरोक्त सभी, ऑल ऑफ दीज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। तीनों ही बात सही है कि विपणन वातावरण पे नियंत्रण करना मुश्किल होता है, अनियंत्रित होता है, तेज़ी से बदलता रहता है और विपणन की नीतियों को भी ये प्रभावित करता है। अगला प्रश्न है, मार्केटिंग दैट कन्वर्ट निगेटिव डिमांड टू द पॉजिटिव डिमांड इज नोन एज। नकारात्मक मांग को सकारात्मक मांग में बदलने वाली मार्केटिंग क्या कहलाती है? कन्वर्जनल, मेंटेनेंस, रीमार्केटिंग या डेवलपमेंटल। रूपांतरात्मक, रखरखाव, पुनः विपणन या विकास संबंधी। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, कन्वर्जनल। ठीक है ना, क्योंकि यहाँ पे आप कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं ना, निगेटिव डिमांड को पॉजिटिव डिमांड में कन्वर्ट करने की बात कर रहे हैं, रूपांतरित करने की बात कर रहे हैं, इसलिए कन्वर्जनल आपका सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन द माइक्रो इन्वायरमेंट। निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म वातावरण में शामिल नहीं है? आपूर्तिकर्ता यानी सप्लायर, जनता, पब्लिक, आर्थिक, इकोनॉमिक या ग्राहक, कस्टमर। यहाँ पे इकोनॉमिक इन्वायरमेंट ये जो है ना, ये मैक्रो इन्वायरमेंट का पार्ट है। मैक्रो इन्वायरमेंट मतलब जो ब्रॉड लेवल पे हो, ठीक है, केवल संस्था को प्रभावित ना करे, पूरे अर्थव्यवस्था को जो चीज़ें प्रभावित करती हैं या पूरे मार्केट को जो प्रभावित करती हैं वो मैक्रो इन्वायरमेंट होता है। और इकोनॉमिक इन्वायरमेंट भी एक मैक्रो इन्वायरमेंट है। बाकी सप्लायर्स, पब्लिक, कस्टमर, ये सभी जो है संस्था से जुड़े हुए तत्व हैं, माइक्रो इन्वायरमेंट में ये सारे आते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, हम अपने द्वारा बेचे जाने वाले प्रत्येक उत्पाद की गारंटी देते हैं। इस अपील का उद्देश्य किस लिए है? वी गारंटी एवरी प्रोडक्ट वी सेल। अपील टू विच मोटिव? जिज्ञासा, क्यूरियोसिटी, विविधता, वैरायटी, गुणवत्ता, क्वालिटी या आराम, कंफर्ट। तो देखो, जब कोई एडवर्टाइज़र या कोई मार्केटिंग फर्म ये कहती है कि हम अपने बेचे जाने वाले प्रोडक्ट की गारंटी देते हैं, यानी वो अपने क्वालिटी के बारे में बता रही है कि हमारी क्वालिटी ऐसी है कि हम गारंटी दे सकते हैं। ठीक है, हम गारंटी लेते हैं कि आपके लिए ये प्रोडक्ट अच्छा है, ख़राब नहीं होगा, इसमें कोई भी गड़बड़ी होगी तो हम उसकी जिम्मेदारी लेने को तैयार हैं। अगला प्रश्न है,
खरीदारी के बाद जो नकारात्मक भावना उत्पन्न होती है, जिससे आंतरिक तनाव उत्पन्न होता है, उसे क्या कहा जाता है? द नेगेटिव फीलिंग विच अराइज आफ्टर परचेज causing inner tension is known as cognitive dissonance, post purchase dissonance, buyer remorse या ऑल ऑफ दीज। तो संज्ञानात्मक मतभेद, खरीद के बाद असंगति, खरीदार का पछतावा या उपरोक्त सभी। तो देखो, कभी कभी होता है कि प्रोडक्ट खरीदने के बाद आप उससे संतुष्ट नहीं होते हैं और उसके बारे में आपकी निगेटिव फीलिंग आती है, ठीक है, और उससे आपको तनाव होता है कि अरे यार हम क्या खरीद लिए, सही आइटम नहीं खरीद पाए। तो ऐसे केस में आपको इसे जो है तीनों ही नाम से जाना जाता है। कॉग्निटिव डिसोनेंस के भी नाम से जाना जाता है, पोस्ट परचेज डिसोनेंस के नाम से भी जाना जाता है, और बायर रिमॉर्स के नाम से भी जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आज का वीडियो आपके लिए उपयोगी सिद्ध हुआ होगा। यदि वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लें ताकि इसी तरीके की नई नई वीडियोज़ आपको मिलती रहें। धन्यवाद।